बीमारी का नाम है लेप्रोसी। सर लेप्रोसी नाम की बीमारी को कोड के नाम से जाना जाता है। लेप्रोसी को किसके नाम से जाना जाता है? कोड। या इसी को क्या बोला जाता है? हैंसन डिजीज। क्या बोला जाता है? हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बोल दूं इसी को क्या बोला जाता है? सोशल डिजीज या सोशल स्टिग्मा। क्या बोला जाता है? सोशल डिजीज या सोशल स्टिग्मा के नाम से। ध्यान रखिएगा, सोशल डिजीज, सोशल स्टिग्मा या हैंसन डिजीज के नाम से जिसे जाना जाता है वो कंडीशन क्या कहलाती है? लेप्रोसी कहलाती है। अगर अपन बात करते हैं कि लेप्रोसी नाम की बीमारी किससे होती है तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से। ये किससे देखने को मिलती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से देखने को मिलती है। सर ये कैसे फैलती है? तो ध्यान रखिएगा ये ड्रॉपलेट फैलती है। ये प्यारे दोस्तों क्लोज कॉन्टेक्ट से भी फैल जाती है, क्लोज कॉन्टेक्ट से भी फैल जाती है। ये न सिक्रेशन से भी फैलती है, सिक्रेशन कॉन्टेक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन। सिक्रेशन अगर नॉन इंटैक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे भी फैल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करने की कोशिश करें, क्लोज कांटेक्ट हो गया, सिक्रेशन हो गया, इसके अलावा ये कैसे फैल सकती है तो ध्यान रखिएगा अगर ये टैटूइंग वगैरह बनाते हो तो उससे भी हो सकती है। अगर और कैसे फैल सकती है तो अगर आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जैसे कि कॉर्निया वर्निया तो भी देखने को मिल सकती है। सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या आता है तो लगभग 3 से 5 साल होता है, यानी बहुत कम है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी पैथोजेनेसिटी कम है। सर इसको सुन चकत्ता बदरंग निशान यही कोड की पहचान के नाम से जाना जाता है। हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा। सोशल डिजीज इसलिए बोला कि शरीर के ऊपर जो निशान आते हैं वो इतने खतरनाक और इतने विलक्षण होते हैं कि कोई देखने वाला देख ही नहीं पाता है। इसी को सोशल स्टिग्मा, स्टिग्मा बोले तो सामाजिक कलंक के रूप में भी जाना जाता है। सर अगर बात करने की कोशिश करें ये लेप्रोसी कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं पीबी लेप्रोसी यानी पोसी बेसिलरी लेप्रोसी, और दूसरी होती है एमबी लेप्रोसी यानी मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। लेप्रोसी के मरीज में क्या होता है तो प्यारे दोस्तों पेरिफेरल थिकनेस, पेरिफेरल स्किन की थिकनेस बढ़ने के कारण जो पेरिफेरल नर्व है उनके सेंसेशन लॉस होना शुरू हो जाते हैं। यहां जो लीजन होते हैं वो लेस देन 5 mm के लीजन होते हैं। वहीं पे प्यारे दोस्तों यहां मोर 5 या मोर देन 5 mm के लीजन देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा जिसको स्लिंट लैंप स्मीयर एग्जामिनेशन के तहत देखा जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा यहां पर अगर मैं बोलूं तो सेंसेशन प्रेजेंट है। यहां पर अगर मैं बोलूं कि क्या इस मरीज में सेंसेशन प्रेजेंट है तो आपने बोला जी हां प्रेजेंट है, या बोल सकते हो स्टार्ट टू लॉस, स्टार्ट टू सम लॉस। ध्यान रखिएगा या तो आप में सेंसेशन पूरे पूरे मौजूद है या सेंसेशन हल्के से लॉस हो रहे हैं, लेकिन यहां क्या देखने को मिलता है? सेंसेशन मोर लॉस। यहां आपको सेंसेशन क्या देखने को मिलते हैं? मोर लॉस, यानी बहुत ज्यादा सेंसेशन लॉस है, और या बोल सकते हो कंप्लीट लॉस है। ध्यान रखिएगा या तो सेंसेशन पूरे के पूरे लॉस है और या काफी हद तक सेंसेशन जा चुके हैं, ये वाली कंडीशन। तो दोनों में खतरनाक कौन है? एमबी लेप्रोसी, मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी आर मोर डेंजरियस। ठीक है सर इस मरीज के अंदर सिम्टम क्या आएंगे? वही जगह जगह पे थिकनेस बनेगी। अरे ये जहां टच टेम्परेचर पेन प्रेशर लॉस होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि इस मरीज में क्या होता है तो ध्यान रखिएगा लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। और लॉस ऑफ सेंसेशन कैसे होता है? ड्यू टू थिकनेस ऑफ, ड्यू टू थिकनेस ऑफ पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व की थिकनेस के कारण ये क्या देखने को मिलते हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन, जिनमें पहले क्या चला जाता है? टच चला जाता है, फिर क्या चला जाता है? टेम्परेचर चला जाता है, फिर कौन चला जाता है तो फिर इसमें पेन चला जाता है, और लास्ट में इसमें कौन लॉस हो जाता है? प्रेशर का लॉस हो जाता है। तो टच टेम्परेचर पेन प्रेशर जैसी चीजें सर इसमें कौन अफेक्ट होती है तो रेडियल भी होती है, फेशियल भी होती है, अल्नार भी होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन होती है? ध्यान रखिएगा रेडियल फेशियल वेसियल सब होगी, लेकिन मोस्ट कॉमन लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा मोस्ट कॉमन जो नर्व अफेक्ट होती है, मोस्ट कॉमन जो नर्व अफेक्ट होती है उसका नाम क्या देखने को मिलता है? अल्नार नर्व।
कौन सी नर्व अफेक्ट होगी मोस्ट कॉमन? तो आपका जवाब आएगा सर अल्नार नर्व अफेक्ट होती है। चलो इस मरीज के डायग्नोसिस के नाम पे क्या करने की कोशिश कीजिएगा? तो प्यारे दोस्तों डायग्नोसिस में बहुत सारी जांचें करेंगे, लेकिन एक फेमस जांच है जिसका नाम है लोपेरामाइन टेस्ट। क्या जांच है? लोपेरामाइन टेस्ट किया जाता है, जो कोई कंफर्मेटरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, नॉट ए कंफर्मेटरी। नोट है कन्फर्मेटरी वाली कंडीशंस में देखने को मिलता है। अगर इस जांच में कौन सा एंटीजन होता है तो ध्यान रखिएगा धर्मेंद्रा एंटीजन। ध्यान रखिएगा इसमें क्या काम में लेंगे अपन? धर्मेंद्रा एंटीजन काम में लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये धर्मेंद्रा एंटीजन आप 0.2 ml या 0.1 ml लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लगाने के बाद प्यारे दोस्तों अगर आपकी रिएक्शन आती है शुरुआती 48 घंटे में, यानी अगर वहां आपको अर्ली रिएक्शन देखने को मिल जाए, अर्ली रिएक्शन कितने घंटे में? विद इन 48 आवर्स। अगर 48 घंटे में अर्ली रिएक्शन आ जाती है, उस कंडीशंस को क्या बोला जाता है? फ्रेंडेंस रिएक्शन। क्या बोला जाता है? फ्रेंडेंस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे वो रिएक्शन प्यारे दोस्तों 21 दिन में देखने को मिले, वहीं पे वो रिएक्शन 21 दिन में देखने को मिले, उसको बोलते हैं लेट रिएक्शन। लेट रिएक्शन वाली कंडीशन में अगर अपन जाने की कोशिश करें, यानी आफ्टर 21 डेज, 21 दिन में अगर कोई रिएक्शन देखने को मिलती है, उसको बोला जाता है मिस्टूडा रिएक्शन, या जिसे मिटूस्टा भी बोलते हैं। मिस्टूडा रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, कई जगह मिटूस्टा भी कहते हो, दोनों सही है। क्लियर है? फ्रेंडेंज या मिटूस्टा रिएक्शन देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। जो M4 मिस का मतलब मिस किसको करते हो? जो 21 दिन नहीं आता उसको मिस करते हैं। क्लियर है? जो 48 घंटे में आता है वो फास्ट एंड फास्ट है, फास्ट एंड फास्ट अर्ली कहलाता है। चलो इसके बाद प्यारे दोस्तों इसका आता है मैनेजमेंट की। इस मरीज का मैनेजमेंट क्या किया जाए? मैनेजमेंट अगर बात करते हैं, इसके अंदर मैनेजमेंट वाली कंडीशंस क्या देखने को मिलती है? तो सबसे पहले तो इसके लिए प्लान आया था जिसको बोलते हैं मोनोड्रग थेरेपी। 1950 में आ गया था मोनोड्रग थेरेपी। और मोनोड्रग थेरेपी में एक ही दवाई आई थी जिसका नाम है डेप्सोन। मोनोड्रग थेरेपी में एक ही दवाई आई थी डेप्सोन 100 mg की। और जैसे ही हमने लेप्रोसी के मरीज को यह दवाई दी, मरीज इससे हो गया रेजिस्टेंस। फिर 1982 में वर्ल्ड में और 1983 में इंडिया में, 1983 में ट्रीटमेंट का प्लान आया जिसका नाम है एमडीटी बोले तो मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या बोला जाता है? मल्टी ड्रग थेरेपी। अरे क्या बोला जाता है जिसको? मल्टी ड्रग थेरेपी। और वहां अपन ने 3 दवाई काम में लेना शुरू किया। पहली दवाई का नाम है डेप्सोन। पहली दवाई का नाम क्या है? डेप्सोन। डेप्सोन कितना काम में लेते हैं? 100 mg काम में लेते हैं। चलो दूसरे नंबर की दवाई अपन यहां लेकर के आए जिसका नाम है क्लोफाजिमीन। कौन सी दवाई लाए? क्लोफाजिमीन, ध्यान रखिएगा। और तीसरी दवाई लाए दोस्तों जिसका नाम है रिफाम्पिसिन। ये 3 दवाई अपन ने इसमें काम में ली ताकि मरीज को रेजिस्टेंस से बचाव किया जा सके। जिससे मरीज को क्या के बचाव किया जा सके? रेजिस्टेंस से बचाव किया जा सके। रिफाम्पिसिन 600 mg, क्लोफाजिमीन 350 mg और 50 mg, 2 डोज के अंदर ये मौजूद है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये 3 दवाई आती है जिसको मल्टी ड्रग थेरेपी। और 3 दवाई देकर के क्या साबित कर रहे हो? प्रिवेंट द चांसेज ऑफ रेजिस्टेंस। अरे जिससे हम किसके चांसेज को प्रिवेंट कर रहे हैं? इट प्रिवेंट द चांसेज ऑफ रेजिस्टेंस। ये किसके चांसेज को रोकने की कोशिश कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा सर ये रेजिस्टेंस के चांसेज को रोक रहा है। किसके चांसेज को रोक रहा है? रेजिस्टेंस। अब आपके पास में मरीज भी 2 है, एक है पीबी लेप्रोसी का जो कम खतरनाक है, दूसरा है एमबी लेप्रोसी का जो ज्यादा खतरनाक है। ध्यान रखिएगा एमबी लेप्रोसी। तो अगर मैं बात करता हूं जो ज्यादा खतरनाक है उसका इलाज चलेगा 12 महीने, जो कम खतरनाक है उसका इलाज चलेगा प्यारे दोस्तों 6 महीने। और यहां 6 महीने में आप दवाई कौन सी दोगे? तो पहले नंबर पे सर दवाई दूंगा मैं इसको डेप्सोन।
और डेप्सोन कैसे दोगे, तो ध्यान रखिएगा डेली दूंगा। वहीं पे प्यारे दोस्तों दूसरी दवाई में इसको कौन सी दूंगा, जिसका नाम है रिफाम्पिसिन। दूसरी दवाई कौन सी दूंगा, रिफाम्पिसिन दूंगा, और ये क्या दूंगा, वंस ए मंथ। रिफाम्पिसिन कैसे दूंगा, वंस ए मंथ। और अगर मुझे देनी है तो मैं यहां दे सकता हूं क्लोफाजिमीन, और क्लोफाजिमीन का भी मैं क्या दे सकता हूं, तो वंस ए मंथ। तो कुल मिलाकर के डेली एक ही गोली चलेगी 100 mg की डेप्सोन, लेकिन एक गोली जनवरी में, एक गोली फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, ये 6 महीने तक अपन एक एक गोली देते रहेंगे ताकि मरीज रेजिस्टेंस नहीं हो, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर मामला कुछ अलग चलेगा। यहां पर मामला यह चलेगा कि ये जो डेप्सोन नाम की जो दवाई देखने को मिल रही है, ये तो आपको देनी पड़ेगी ओडी यानी डेली। इसके अलावा प्यारे दोस्तों जो रिफाम्पिसिन की दवाई देखने को मिल रही थी आपको, जो रिफाम्पिसिन का प्यारे दोस्तों ये आपको कैसे देना पड़ेगा, वंस ए मंथ। OAM का मतलब क्या है, वंस ए मंथ। बार बार कमेंट मत करना सर इसकी फुल फॉर्म लिख लो, वंस ए मंथ। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ ध्यान रखिएगा, इसको मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है, न कि उसके अंदर लिखा है। ट्रीटमेंट का प्लान तो इतना ही है, ट्रीटमेंट का प्लान तो इतना ही है मुन्ना, चिंता मत कर। क्लियर है। नेक्स्ट इधर इसके बाद में क्या देने की कोशिश करोगे, सर हम दवाई देते हैं जिसका नाम है क्लोफाजिमीन, और यहां क्लोफाजिमीन का जो 350 mg का डोज होता है, 350 mg का डोज तो वंस ए मंथ चलेगा, और 50 mg का जो डोज होगा वो आपका ओडी चलेगा। और ये इलाज आप 12 महीने तक इस मरीज में काम में लेते हो, ये वाला तरीका भी दिमाग में रख लीजिएगा। समझ में आया। तो यहां डेप्सोन डेली देनी है, यहां डेप्सोन डेली देनी है, क्लोफाजिमीन मंथली देनी है। ये आपका पीबी का इलाज हो गया। एमबी का इलाज है, डेप्सोन डेली देनी है, क्लोफाजिमीन 50 mg डेली देनी है। क्लियर है। लेकिन रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमीन 350 mg वंस ए मंथ देनी है। रिफाम्पिसिन 600 mg दिया जाएगा। ये इलाज हो गया। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, सर इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आता है, तो डिसेबिलिटी। क्या देखने को मिलता है, ये आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। और वहीं पे अगर आप बात करते हो कि सर इस लेप्रोसी का प्रोफाइलैक्सिस कुछ है क्या, प्रोफाइलैक्सिस क्या देखने को मिलता है, तो इंडिया में चलता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रेनी। बाकी यही प्रोटोकॉल काम में लेते हैं अपन, जिसको बोलते हैं डोर्स प्रोफाइलैक्सिस, डायरेक्टली ऑब्जर्व रिफाम्पिसिन सुपरवाइज। क्या बोला जाता है जिसे, डायरेक्टली ऑब्जर्व रिफाम्पिसिन सुपरवाइज। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व रिफाम्पिसिन सुपरवाइज्ड के नाम से जिसे जाना जाता है ये, यानी रिफाम्पिसिन नाम की दवाई इसमें प्रोफाइलैक्सिस करेगी। लेप्रोसी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन यूट्रस में नहीं होता है, मिनार्की से लेके मिनोपोज तक की फीमेल में। क्यों, क्योंकि लेप्रोसी जमेगा, फीमेल को मासिक चक्कर आ जाएगा तो वहां नहीं जम सकती। तो कौन सा ऑर्गन मिनार्की से मिनोपोज तक अफेक्ट नहीं होता है, यूट्रस। उसके बाद हो सकता है एज यूजुअल हो सकता है। इसी के साथ आपकी लेप्रोसी हुई स्वाहा। पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में।